बात करेंगे जी। आई होप आपने पीछे की सारी वीडियो देख ली होंगी, अब तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जी। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। आगे देखने से पहले अगर आप वीडियो को रोकना चाहो तो रोक सकते हो जी, नोट्स को अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो पहले। ठीक है, तो इसके अंदर करना क्या है जी, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, अब टॉपिक है हमारा अकुमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन, कि जो हार्मफुल केमिकल डालते हैं फूड चेन के अंदर, आपने देखा होगा हम खेत में स्प्रे वगैरह करते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है, यानी अकुमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, जितने भी हार्मफुल केमिकल है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है जी किसके अंदर, फूड चेन के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेस्टिसाइड क्या होते हैं। पेस्टिसाइड की डेफिनेशन देखो जी क्या होती है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स। क्या होते हैं जी, पॉइजनस केमिकल होते हैं, जहरीले केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जी, विच आर, जिनको क्या किया जाता है, सेपरेट स्प्रेड, जिनको स्प्रे किया जाता है जी, किसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, ओवर क्रॉप, क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर किया जाता है, क्रॉप प्लांट के ऊपर, किस चीज के लिए, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स, उनको किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इंसेक्ट से, कीड़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड डिजीज, बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का। डेफिनेशन क्या होगी, पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स, क्या है जी, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस विच आर स्प्रेड ओवर क्रॉप प्लांट टू प्रिवेंट या टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीज। ठीक है, तो प्रिवेंट लिख दो, जो प्रोटेक्ट लिख दो जी। ठीक है, आई होप आपको ये पेस्टिसाइड समझ आ गया होगा। अब होता क्या है जी, दीज पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड आपने प्लांट के ऊपर डाला तो उस टाइम क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा किसके साथ, सोइल एंड वाटर के साथ, आसपास की सोइल में और वाटर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब फ्रॉम सोइल एंड वाटर क्या होगा जी, दीज एंटर, ये जो पेस्टिसाइड है ये एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, एंटर कर जाएंगे प्लांट्स के अंदर, एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब हार्बीवर्स खाएगा इनको, यानी व्हेन हार्बीवर्स ईट प्लांट फूड, जब हार्बीवर्स इन प्लांट फूड को खाएगा तो देन दीज पॉइजनस केमिकल, ये पॉइजनस केमिकल क्या होंगे जी, गो इनटू हार्बीवर्स बॉडी, किसकी बॉडी में चले जाएंगे, हार्बीवर्स की बॉडी में। जैसे ग्रास था, मान लो आपने ग्रास के ऊपर स्प्रे करी तो ग्रास के आसपास, घास में, सोइल में, वाटर में स्प्रे कर चलेगी जी, वहां से ये पेस्टिसाइड ग्रास में एंटर करके ग्रास को खा गए डियर, तब ये किसके अंदर एंटर कर गए, डियर के अंदर एंटर कर गए। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, डियर को मान लाइन ने खाया, कार्निवर्स ने खाया जी किसी ने, तो अब किसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, कार्निवर्स की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। यानी आफ्टर दैट दीज एंटर इनटू बॉडीज ऑफ, किसकी बॉडीज, कार्निवर्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी फूड चेन के अंदर आगे आगे एंटर करते जाते हैं। ठीक है, अब हर एक अमाउंट देखो, यहाँ डियर के अंदर हो सकता है बॉडी के अंदर पॉइजन की कंसंट्रेशन कुछ और हो, यहाँ पे हो सकता है पॉइजन की कंसंट्रेशन यानी मात्रा कुछ और हो। ठीक है, तो द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी जी। तो द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना जी किसके अंदर, इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर हार्मफुल कंसंट्रेशन की जो केमिकल की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज कर जाती है जी, एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल, ये ट्रॉपिक लेवल ही तो है, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या कर जाती है, अमाउंट इंक्रीज कर जाती है फूड चेन के अंदर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं जी, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो पूछ लिया जाए कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है जी, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है कि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, हर एक फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल पर, उसे क्या कहते हैं जी, हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा जी, द ऑर्गेनिज्म विच अकर्स एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, वो ऑर्गेनिज्म जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे इस यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, लाइन में जी सबसे ऊपर, तो सबसे पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, ये सबसे ऊपर हो गया। तो जो ऑर्गेनिज्म सबसे ऊपर होगा विल हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, उसके अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी, उसके अंदर सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल आपको मिलेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, एक बार समझ आ गया होगा शायद आपको। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरी फूड चेन ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी आपका प्लांट था, प्लांट को खा जाता है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को खा गया स्नेक, और स्नेक को खा गया ईगल। अब बताओ किसके अंदर मिलेगी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है, ईगल। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हार्मफुल केमिकल की किसके अंदर मिलती है जी, जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर होगा उसके अंदर मिलेगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, उसके अंदर क्या मिलेगी जी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल मिलेंगे। आई होप आपने नोट कर भी लिया होगा, नहीं भी किया तब भी आप वीडियो को
पॉज करके नोट कर सकते हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अब। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट देखिएगा जी, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटी जो हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं वो किस प्रकार अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, इस चीज़ के बारे में देखेंगे, किस प्रकार इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव डालती है। तो दो मेजर प्रॉब्लम है जी इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारी एक्टिविटी की वजह से होती है। ठीक है, सबसे पहले देयर आर टू मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, क्या जी, दो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है कोज्ड बाय आवर एक्टिविटी, जो किसके कारण होती है जी, हमारी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी के कारण होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है जी। बताएंगे आपको डिप्लेशन क्या होता है, ओजोन लेयर का क्या मतलब होता है जी। तो एक तो प्रॉब्लम है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, दूसरी है जी डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वेस्ट का मतलब तो बता ही दिया था आपको, दो प्रकार के होते हैं, पहले ही बताया था जी। तो उनका डिस्पोजल करना, उनको खत्म करना भी बहुत बड़ी समस्या है। ये दो मेजर प्रॉब्लम है जी इन्वायरमेंट में जो हमारी एक्टिविटी के कारण सबसे ज्यादा होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ओजोन के बारे में पता होना चाहिए, ओजोन क्या है। ठीक है, देखो जी, ओजोन इज O3, ओजोन क्या है, O3, ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं पर उसमें O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जी। ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं जी ओजोन मॉलिक्यूल, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कितने एटम, 3 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन टुगेदर, जुड़ जाते हैं आपस में। ओजोन किस प्रकार बनती है, ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं। इट इज पॉइजनस गैस इन नेचर, अगर आपसे पूछ ली जाए कि ओजोन किस प्रकार की गैस होती है, तो ओजोन खुद एक पॉइजनस गैस है जी, जहरीली गैस है ओजोन गैस तो हमारे लिए। ठीक है, लेकिन ये इन्वायरमेंट में हमारे लिए सेफ होती है। किस प्रकार होती है उसको देखोगे आप। तो ओजोन इज O3, ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, कंबाइन टुगेदर। इट इज ए पॉइजनस गैस इन नेचर, ये क्या है, पॉइजनस गैस है नेचर के अंदर। ओजोन इज फॉर्म्ड हाई अप, ओजोन कहाँ बनती है, हाई अप एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंची जगह पे बनती है जी। किसके द्वारा बनती है, बाय द अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को हम यूवी लिख सकते हैं जी, यू से अल्ट्रा, वी से वायलेट। ठीक है, तो आगे यूवी लिखा मिल जाए समझ लेना अल्ट्रावायलेट है जी। तो ओजोन इज फॉर्म्ड हाई अप इन एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से जी, आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्शन से, ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑफ ऑक्सीजन गैस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ ऑक्सीजन गैस की वजह से ये बनती है। ठीक है, द हाई एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हाई एनर्जी होती है कहाँ से मिलती है जी, कम्स फ्रॉम सन। अल्ट्रावायलेट रे कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। उनके पास हाई एनर्जी होती है, वो क्या करती है, स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है, किसको, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, किसके अंदर, फ्री ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को किसके अंदर तोड़ देती है, फ्री मॉलिक्यूल की। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। मान लो पहले O2 मॉलिक्यूल था, नोट कर लेना ये बात भी आप, पहले क्या था, O2 मॉलिक्यूल, बाद में क्या हुआ जी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई, यूवी रे आई। ठीक है, क्या आई, यूवी रे आई, और यूवी रे आने के बाद ये O2 किस में टूट गया, O+O मॉलिक्यूल में टूट गया। क्लियर, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, ये लिखा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे जब अल्ट्रावायलेट रे गिरती है तो वो आपको फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लिख लेना आप ये चीज, इसी के आगे लिखोगे आप नीचे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइंस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगा विद, किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए जी, ओजोन बनाने के लिए, टू फॉर्म ओजोन। देखो मान लो फ्री ऑक्सीजन होगी यहाँ पर, इसके बाद ये रिएक्शन भी नोट करोगे आप। मान लो O2 मॉलिक्यूल था, उसको एक फ्री ऑक्सीजन और मिल जाएगी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, यानी ओजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओजोन की फॉर्मेशन किस प्रकार होती है, सबसे पहले ऑक्सीजन गैस होती है, उस पर अल्ट्रावायलेट रे गिरती है,
वो आपका फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर दोबारा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और आता है और उसके साथ ये फ्री ऑक्सीजन अटैच हो जाती है तो O3 बन जाता है। यही क्या कहलाती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपका ओजोन किस प्रकार है होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, आपका ड्यूरेशन ऑफ ओजोन लेयर ही चलेगा अभी आपका टॉपिक, ठीक है। तो इसी के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा कि ओजोन किस प्रकार बनती है। इसके बाद देखिएगा जी एट ए हाइट बिटवीन, हाइट कहाँ से कहाँ तक लेकर जी 15 से लेकर 16 किलोमीटर देर इज ओजोन गैस। क्या है जी वहाँ पर ओजोन गैस है अपर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के ऊपरी पार्ट में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, 15 किलोमीटर से लेके यहाँ से हाइट चले जाओ 15 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है जी, ठीक है। द ओजोन लेयर, जो ओजोन की लेयर है, जो ओजोन गैस है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है जी किसके लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारी लाइफ एग्जिस्ट करे अर्थ के ऊपर, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है जी, बिकॉज क्योंकि क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स, ये क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब्स कर लेती है। क्या अब्जॉर्ब्स कर लेती है, मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो ज़्यादातर यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ही रख लेती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कहाँ से आ रही है, जो कमिंग फ्रॉम द सन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से मिलती है, सन से। ये क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने पास रख लेती है, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम, और उनकी प्रिवेंट करती है, उनको बचाती है जी किससे, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, ठीक है जी, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, ताकि वो अर्थ के ऊपर ना पहुंच पाए अल्ट्रावायलेट रेज। तो अगर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या होगा जी, तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो कैन कॉज स्किन कैंसर, किसका कारण बन सकती है जी, कैन कॉज स्किन कैंसर का कारण बन सकती है, ठीक है। समझ आ गया ओजोन लेयर क्या काम करती है जी, तो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है, स्किन कैंसर का कारण बनती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर की अमाउंट है, मात्रा है, वो गेटिंग रिड्यूस डे बाय डे, दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जो ओजोन लेयर ऊपर है उसकी मात्रा दिनों दिन कम होती जा रही है, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या हो रहा है जी, ओजोन लेयर बिकमिंग थिनर एंड थिनर, उसके कारण ओजोन लेयर पतली बनती जा रही है। जैसे यहाँ से यहाँ थी, अब वो पतली होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसे किस नाम से जाना जाता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। दिस इज ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म क्या है जी, CFC। तो आपसे पूछते हैं CFC फुल फॉर्म बताओ तो क्या बताओगे जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जी, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। मैनेजिंग द गार्बेज, गार्बेज कह दो या फिर वेस्ट कह दो, एक ही बात है जी। वी प्रोड्यूस, जो हम गार्बेज है, जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको किस प्रकार मैनेज किया जा सकता है, दूसरी प्रॉब्लम है जी। अभी आपने डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर तो देख लिया है, अभी आप देखोगे कि किस प्रकार वेस्ट को, आपके जो गार्बेज होता है उसको किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। तो द हाउस होल्ड वेस्ट, जो हाउस होल्ड से जो वेस्ट निकलता है, जिसको हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं जी, गार्बेज कहा जाता है, गार्बेज कहा जाता है जी, ठीक है। तो गार्बेज क्या है, हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज, ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का क्या मतलब हुआ, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मींस, मतलब हुआ जी टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, वेस्ट से छुटकारा पाना, ये होता है इसका मतलब। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का क्या मतलब हो जाएगा, मींस टू गेट रीड ऑफ वेस्ट। आप इकट्ठा लिख सकते हो आगे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मींस टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, ठीक है जी। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब हो गया टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, ठीक है। आगे देखिएगा, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट का डिस्पोजल है वो शुड बी डन बाय साइंटिफिक वे, साइंटिफिक वे से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो जी, अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा वेस्ट किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो वो आगे जाके इन्वायरमेंट के लिए भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है जी, वो आपको आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है। आपके आगे आने वाली चीज क्या होता है, उसको दोबारा यूज कर सकते थे। मान लो जैसे आपके पास लोहा है, मेटल है, मेटल की कोई चीज है, मान ली मैंने, अब मेटल की कोई चीज को आपने अगर खत्म ही कर दिया तो क्या फायदा, इससे अच्छा उसको रीयूज कर लो ना, दोबारा यूज कर लो, उससे दूसरी कोई चीज बना लो, ठीक है। तो
आपको एक साइंटिफिक वे से करना चाहिए वेस्ट का डिस्पोजल, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड, बहुत से मेथड है जी टू बी यूज, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वेस्ट। वेस्ट किस प्रकार का है, वेस्ट भी मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अलग अलग मेथड है जी, किस पे डिपेंड करते हैं, तो नेचर ऑफ वेस्ट पे डिपेंड करते हैं। सम इंपॉर्टेंट मेथड आर, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जी, कौन कौन से है। सबसे पहले रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग कर लो, रीयूज कर लो, रिड्यूस कर लो, रिकवर कर लो। इन चार तरीकों से कुछ भी कर लो तो भी डिस्पोजल किया जा सकता है जी वेस्ट का। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जिसको 4R प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। 4R, एक आर का मतलब हुआ रिसाइकलिंग, एक आर का मतलब हुआ रीयूज, एक आर का मतलब हुआ रिड्यूस, और एक आर का मतलब हो गया रिकवर, ठीक है। तो 4R हो गया, इसलिए इसको नाम दिया गया 4R प्रिंसिपल। तो रिसाइकलिंग, रीयूज, रिड्यूस, रिकवर, ठीक है जी। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है देसी खाद जो होती है वो बना लो आप, ठीक है। कुछ जो हम देसी खाद भी बना सकते हैं कुछ वेस्ट से, ठीक है। अगला है जी इंसिरेशन। इंसिरेशन में भी देखेंगे हम क्या है जी, लैंडफिल अगला, और अगला है सीवेज ट्रीटमेंट। तो इन मेथड से क्या किया जा सकता है जी, वेस्ट को डिस्पोज किया जा सकता है। अब हम एक एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मतलब हुआ जी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जी आपका 4R प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। आप वीडियो को पहले पॉज करके नोट भी कर सकते थे, शुरू में मैंने आपको कहा भी था इस वीडियो स्लाइड के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जी, हमने मेथड करे थे। सबसे पहले रिसाइकलिंग करना, चाहे रीयूज करना, चाहे रिड्यूस कर लो, चाहे रिकवर कर लो। इसके अंदर क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको इंडस्ट्रीज में भेज दिया जाएगा, यानी जो भी कारखाने हैं उनके अंदर भेज दिया जाएगा। जब वे है जहाँ पर क्या होगा जी, दे आर मेल्टेड, उनको मेल्ट कर दिया जाएगा, पिघला दिया जाएगा, एंड रिसाइकिल, दोबारा रिसाइकिल कर लिया जाएगा फॉर वेरियस पर्पज, जो भी पर्पज है, जो भी और दूसरे काम होगा उसके लिए रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। ये होगा पहला मेथड आपका। दूसरा जी प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर का मतलब देसी खाद। यहाँ हर चीज नहीं हो सकती, केले का छिलका है जी खराब हो गया, क्या उसको इंडस्ट्री में भेजोगे आप, उसको कोई दोबारा पर्पज यूज कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते। तो हर मेथड नहीं हो सकता, अलग अलग जगह काम आते हैं। इससे यदि प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर, देसी खाद बनाना जी। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं सच एज लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ फूड हो, चाहे खाना हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, जो बचे हुए हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, कैन बी कन्वर्टेड, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर, मैन्यूर के अंदर, देसी खाद के अंदर, ठीक है जी। उसको आप खेत वगैरह में यूज कर सकते हो। ये दूसरा मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ मैन्यूर, ठीक है जी। तीसरा है इंसिरेशन। इंसिरेशन का मतलब मान के चलो, देखो आपके पास एक कमरा भरा पड़ा है लकड़ी का, मान लिया आपने, अब उसको जलाओगे तो आप क्या होगा, थोड़ी सी राख बचेगी कि नहीं बचेगी। तो इसके अंदर हम यही करते हैं कि जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसको ब्रेंड कर दिया जाएगा, हाई टेम्परेचर पे जला दिया जाएगा, और जो जलाने के बाद क्या होगा जी, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उसके अंदर वो रिमूव हो जाएगा एज ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो भी ऐश बचेगी, राख बचेगी, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, वो अमाउंट थोड़ी होगी उससे, ठीक है। लैंडफिल का क्या मतलब, आपने देखा हो गांव में कहीं गड्ढे पड़े हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, कचरा गिरा देते हैं, फिर बाद में उसको मिट्टी से ढक देते हैं, तो वो लैंडफिल हो जाती है, भूमि की वहां पे फिलिंग हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है जी, सॉरी, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का डिस्पोजल हो करते हैं जी किसके द्वारा, बाय पुटिंग इन लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड, जो लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड होगा उसके अंदर, एंड कवरिंग इट विद अर्थ, और इसको किसके साथ कवर कर देते हैं, अर्थ के साथ। इसी को क्या कहते हैं, हम लैंडफिल कहते हैं। ये आपके चार मेथड हो गए जी। एक मेथड बच गया सीवेज ट्रीटमेंट, वो हम भी देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीवेज क्या होता है। तो जो डर्टी ड्रेन वाटर है, जो गंदा पानी बाहर निकल रहा है, जिसके अंदर यूरिन एटसेट्रा सब चीजें मिली हुई है, विच इज कैरिड फ्रॉम आवर होम, जो हमारे घर से बाहर निकल रहा है, बाय अंडरग्राउंड पाइप, जो अंडरग्राउंड पाइप के द्वारा निकल रहा है, उसे क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। उस पानी को क्या कहते हैं, हमें सीवेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, सीवेज के पानी को, उस पानी को साफ किया जा सकता है काफी हद तक, बिल्कुल साफ नहीं हो सकता, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ठीक है, अदर पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सीवेज इज डिस्पोज बाय ट्रीटिंग, सीवेज को डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है जी, किसके द्वारा, ट्रीटिंग एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे इसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, और वहाँ से वेस्ट निकाला जा सकता है। तो यहाँ से जो वेस्ट निकलेगा उसका क्या करेंगे फिर हम, उसको हम खाद वगैरह के रूप में यूज कर सकते हैं, मैन्योर के रूप में, ठीक है। तो ये था जी आपका आवर इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया जी।
अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइए